हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आज की वीडियो में कवर करेंगे झारखंड स्टैटिक जीके का पार्ट 3। तो आइए शुरू करते हैं। बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है उलगुलान आंदोलन, जिसे महान हलचल भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1895 में हुआ था। इसका जो मेन कारण था वो था खुदकट्टी व्यवस्था की समाप्ति से जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई थी वो था, और दूसरा था मिशनरियों द्वारा भूमि सुधार से संबंधित झूठे आश्वासन था। इसका जो नेतृत्व किए थे वो किए थे बिरसा मुंडा। 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? तो ये जुड़ा था ताना भगत आंदोलन। देखो 1920 में गांधी जी जब रांची आए तो उस समय ताना भगतों को गांधी जी से संपर्क हो गया था। वैसे ताना भगत आंदोलन जो है 1914 में जतरा भगत ने शुरू किया था, और इस आंदोलन का जो शुरुआत था नाम था किसका? ताना भगत आंदोलन का। उसका नाम था कुड़ुक धर्म आंदोलन। ये उरांव जनजाति का मूल धर्म है, तो ये इसका शुरुआती नाम था ताना भगत आंदोलन का, कुड़ुक धर्म आंदोलन। और 1940 के रामगढ़ अधिवेशन जब हुआ था उसमें ताना भगतों ने गांधी जी को 400 रुपये की थैली भी भेंट किया था। जय मंगल पांडे के नेतृत्व के अंतर्गत 1857 का विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? ये हुआ था डोरंडा में। और डोरंडा कहाँ है? ये है रांची में। 2 अगस्त 1857 को रांची के सैनिकों ने जयमंगल पांडे, नादिर अली और जमादार माधव सिंह ने इन तीनों के नेतृत्व में विद्रोह किया गया था। और इस विद्रोह में ही मार्शल कानून लागू किया गया था। किसके द्वारा? कमिश्नर डाल्टन के द्वारा छोटा नागपुर में। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 ईस्वी में किसने किया था? तो इसकी स्थापना किया था एस.एन. हल्दर और व्योमकेश चक्रवर्ती। ये दोनों मिलकर किए थे जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना। देखो 1922, 1925 और 1928 इन 3 साल में टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स में हड़ताल हुआ था। तो 1928 में सुभाष चंद्र बोस जमशेदपुर आए थे इन हड़तालों को समाप्त कराने के लिए। संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहां की महिलाओं ने नमक कानून को चुनौती दी थी? तो संथाल परगना में शैलबा रॉय ने नेतृत्व की थी। शैलबा रॉय। देखो 13 अप्रैल 1930 को लगभग 200 लोगों ने झारखंड के 50 स्थानों पर नमक बनाकर नमक कानून की चुनौती दी थी। और वैसे अलग अलग शहरों में अलग अलग लोग नेतृत्व किए थे। जैसे हजारीबाग में कृष्ण वल्लभ सहाय ने नेतृत्व किया था, पलामू में सोनार सिंह खरवार ने किया था, जमशेदपुर में नानी गोपाल मुखर्जी ने किया था, और संथाल परगना में श्रीमती शैलबा ने नेतृत्व की थी। किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिकाएं का प्रकाशन हुआ था? तो ये हुआ था 1915 में। देखो ये पत्रिकाएं जो है 4 भाषा में प्रकाशित हुआ था। कौन कौन सा? एक हिंदी था, दूसरा अंग्रेजी, तीसरा मुंडारी और चौथा कुड़ुक। इन 4 भाषाओं में आदिवासी नामक पत्रिकाएं प्रकाशन हुआ था 1915 में। 1931 में ठेबले उरांव ने किस संगठन की स्थापना की थी जिसका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान था? तो ये किया था किसान सभा। इन्होंने छोटा नागपुर उन्नति समाज से अलग होकर किसान सभा का गठन किया था, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे ठेबले उरांव और प्रथम सचिव थे कौन? पॉल दयाल। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? यानी झारखंड पार्टी की स्थापना कौन किया था? तो ये किए थे जयपाल सिंह 1950 में। वैसे 1952 के बिहार विधानसभा जब चुनाव हुआ था उसमें झारखंड पार्टी 32 सीटें भी जीती थी। इस पार्टी के नेता सुशील कुमार बेगे जो है बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता भी बने थे। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा था। 1952 के चुनाव में एक नारा दिया गया था। कौन सा? झारखंड अबुआ, डाकू दिकू सेनुआ। इसका मतलब ये हुआ झारखंड हमारा है, डकैत दिकुओं को जाना होगा। किस वर्ष संथाल परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था? तो ये किया गया था 1995 में। राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ था? राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ था जुरासिक युग में। देखो राजमहल ट्रैप का निर्माण गोंडवाना चट्टानों के निर्माण के बाद जुरासिक युग में हुआ था। राजमहल की पहाड़ियाँ जो है उत्तर में साहेबगंज और दक्षिण में बंगाल सीमा तक यानी 3000 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा भूभाग पर फैला हुआ है। और ये पहाड़ियाँ जो है बेसाल्ट डोलेराइट चट्टानों से बनी है। राजमहल ट्रैप झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में फैला हुआ है। उत्तर पूर्वी भाग झारखंड में फैला हुआ राजमहल ट्रैप। उस पठार का क्या नाम है जो झारखंड में दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनता है? तो इसका नाम छोटा नागपुर पठार है, जिसका क्षेत्रफल 65,000 वर्ग किलोमीटर है। और ये पठार 3 छोटे छोटे पठारों से मिलकर बना है। रांची का पठार, हजारीबाग का पठार
और कोडरमा का पठार, इन तीनों पठार से मिलकर बना है छोटा नागपुर का पठार, जिसका क्षेत्रफल है 65,000 वर्ग किलोमीटर। झारखंड की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? देखो, झारखंड की सबसे ठंडी जगह लातेहार जिला में है नेतरहाट। इसमें जो है पानी भी सबसे ज़्यादा होता है, यानी वर्षा सबसे ज़्यादा होता है, 180 सेंटीमीटर से भी अधिक होता है। और इस नेतरहाट को पहाड़ों की मल्लिका, इसके अलावा छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। झारखंड की कौन सी नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है? ये नदी है स्वर्णरेखा नदी। इस नदी के रेत में सोने का अंश पाया जाता है, इसलिए सोने की नदी कहा जाता है। देखो, इसकी जो लंबाई है वो है 395 किलोमीटर, लेकिन झारखंड में इसकी लंबाई है 269 किलोमीटर, 269 किलोमीटर। और ये नदी किसी की भी सहायक नदी नहीं है, यानी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी उद्गम स्थल जो है रांची के पिस्का नगरी में है। रांची के पिस्का नगरी में एक और नदी जो निकलती है वो है दक्षिणी कोयल नदी। झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से अपनी सीमाओं का हिस्सा शेयर करता है? तो यह है पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम दो राज्य पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सीमा से अपनी सीमा को शेयर करता है। झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में निम्न में से कौन सी दो नदियां का संगम होता है? ये नदी है खरकई नदी और स्वर्णरेखा नदी। देखो, इसमें आपको कन्फ्यूज हो सकता है, आप कहोगे कि स्वर्णरेखा नदी जो है किसी की सहायक नदी है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है, किसी की सहायक नदी नहीं है स्वर्णरेखा नदी। इसमें तो नदियां आपस में मिल रही है। हो सकता है खरकई नदी सहायक नदी हो स्वर्णरेखा को, तो स्वर्णरेखा और खरकई नदी आपस में मिलता है। और खरकई नदी जो है ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले के सिमलीपाल से निकलती है। इसके सहायक नदी है तोरलो, लिगारा और संजय। तोरलो, लिगारा और संजय, ये तीनों नदियां खरकई नदी की सहायक नदी है। झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता था? इस नदी को कहा जाता था बंगाल का शोक। ये नदी भ्रंश घाटी से होकर निकलती है। नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर ये बहती है। और दामोदर नदी को दामूदा भी कहा जाता है। दामूदा, दामू का मतलब होता है पवित्र और दा का मतलब होता है जल। इसकी लंबाई है 592 किलोमीटर, लेकिन झारखंड में इसकी लंबाई है 290 किलोमीटर, 290 किलोमीटर। और इसका जो उद्गम स्थल है वह है लोहरदगा जिले के कुरु प्रखंड से एक जगह है चूल्हा पानी, वहाँ से निकलती है और ये हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। दामोदर नदी झारखंड का सबसे प्रदूषित, सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है। इसका जो उपनाम है, यानी इसे देव नदी के नाम से भी जानते हैं। देव नदी के नाम से भी दामोदर नदी को जाना जाता है। मैथन बांध किस नदी पर बना है? मैथन बांध बना है बराका नदी पर, जो धनबाद जिला में है। और मैथन बांध की जो ऊंचाई है 165 फीट है, जो राज्य का सबसे बड़ा बांध है, जिसका निर्माण 1958 में किया गया था। और ये बांध दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के तहत किया गया था। पालना डैम झारखंड के किस नदी पर निर्मित है? यह है स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी पर पालना डैम बना है और ये पालना डैम सरायकेला खरसावां जिला में स्थित है, जिसका उद्घाटन 14 जनवरी 1983 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने किया था। निम्न में से कौन सा संयोजन गलत है? तो गलत है कुंडा जलप्रपात, ये लातेहार में नहीं है, ये है चतरा में। हेपा जलप्रपात गुमला में है, तमासीन जलप्रपात चतरा में है और मुनिडी जलप्रपात ये धनबाद में है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है? तो गोरिस जो है ये बलुआ दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम है। इसके अलावा चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम केवाल भी है, चीटा भी है, नगरा है, गोबरा है, हलमाद है। बलुआ दोमट मिट्टी के गोरिस के अलावा बाला भी इसका स्थानीय नाम है, जरिया भी है, गिताल हासा भी है। और दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम खेरसी है, चरका है, लोबो है, बाल सुंदर है और आरा हासा है। तो स्थानीय नाम किसी भी मिट्टी का एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। झारखंड के किस स्थान में लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी राजमहल में नहीं पाई जाती है, लेकिन कहाँ पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी पलामू का दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है, रांची का पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है, संथाल परगना में पाया जाता है, पूर्वी राजमहल क्षेत्र में पाया जाता है। जबकि राजमहल के क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। तो देखो, इसमें ध्यान देना, राजमहल क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन पूर्वी राजमहल क्षेत्र में कौन सा पाया जाता है? लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना ये झारखंड बिहार राज्य से संबंधित है।
इस परियोजना का जो कार्य शुरू हुआ था 1972 में हुआ था, लेकिन 1993 में रोक दिया गया था। क्यों? नए वन संरक्षण अधिनियम 1980 जो आया था, उसको जो कड़ाई से पालन किया गया था, तो उसमें कई चीज़ों का नुकसान हो रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जनवरी 2019 को इसी नदी पर मंडल बांध परियोजना की आधारशिला भी रखी है, और इस मंडल बांध के जरिए 24 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा। इसके अलावा 1,11,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की भी सुविधा दी जाएगी। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत जंगल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 29.76%, 29.76%। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 2021 में हुआ था, उसके अनुसार ये रिपोर्ट दिया गया है। इससे पहले 29.62% था। झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं? झारखंड में मात्र एक टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? पलामू टाइगर रिजर्व, और इसकी जो स्थापना हुआ था 1974 में हुआ था, और इसका जो क्षेत्रफल है ये 1026 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है। कौन सा? पलामू टाइगर रिजर्व। सारंडा वन मुख्यतः झारखंड के किस जिले में स्थित है? ये है पश्चिमी सिंहभूम में। देखो, ये एशिया का सबसे बड़ा घना सारंडा झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में है, और ये 816.64 वर्ग किलोमीटर में है, और इसे 700 पहाड़ियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। किसे? सारंडा वन को 700 पहाड़ियों की भूमि कहा जाता है, और इसमें झारखंड की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसका नाम है किरीबुरू। चलो आप लोग कमेंट बताओ, झारखंड का दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? सो गाइस, ये वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।